नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर मतलब राष्ट्रपति के पद पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, उनकी भूमिका और शक्तियां समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास संविधान के अनुच्छेद हैं, कुछ व्याख्याएं हैं और हमारा मकसद है इनसे राष्ट्रपति के चुनाव, उनकी योग्यताएं, कार्यकाल, शक्तियां और संवैधानिक स्थिति, इन सब पे रोशनी डालना। बिल्कुल। संविधान का पार्ट 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका। हाँ, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, ये सब आते हैं। और इस एग्जीक्यूटिव के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। ये तो हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, मतलब हम और आप सीधे वोट नहीं डालते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसके लिए एक खास निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन-कौन लोग होते हैं? हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज में देखिए, पार्लियामेंट के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। सिर्फ इलेक्टेड मतलब नॉमिनेटेड सदस्य नहीं? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसमें वोट नहीं करते, केवल निर्वाचित सदस्य। ओके, और कौन? और इसके अलावा सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स मतलब एमएलएज। सभी राज्यों के एमएलएज? हाँ, सभी राज्यों के इलेक्टेड एमएलएज। और साथ ही 2 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी भी? ये हमेशा से था या बाद में जोड़ा गया? ये बाद में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो मतलब संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड सदस्य और राज्यों और दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभाओं के इलेक्टेड सदस्य, कौन शामिल नहीं होता ये भी स्पष्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, संसद के नॉमिनेटेड सदस्य शामिल नहीं होते, राज्यों की विधानसभाओं के नॉमिनेटेड सदस्य भी शामिल नहीं होते अगर किसी राज्य में हो तो, और सबसे जरूरी, राज्यों की जो विधान परिषदें होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हाँ, जो सब राज्यों में नहीं है। बिल्कुल, उन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड हों, वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। समझ गई। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति को चुनता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका क्यों चुना गया? सीधा जनता से क्यों नहीं चुनवाते? देखिए, संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण है हमारी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, वो कैसे? इस सिस्टम में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। राष्ट्रपति एक तरह से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, नाम मात्र के प्रमुख। हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती, इतने बड़े मैंडेट के साथ, तो वो भी वास्तविक शक्तियों का दावा कर सकते थे, है ना? हाँ, ये तो टकराव की स्थिति बन जाती प्रधानमंत्री के साथ। एग्जैक्टली। तो इस टकराव से बचने के लिए और संसदीय प्रणाली के संतुलन को बनाए रखने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन को चुना गया। ये तो बहुत तार्किक कारण है। और कोई वजह? हाँ, दूसरी वजह थी कि डायरेक्ट इलेक्शन कराना बहुत ही खर्चीला और जटिल होता। इतने बड़े देश में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, जबकि उनकी भूमिका मुख्यतः संवैधानिक और प्रतीकात्मक है, वो शायद संसाधनों का सही उपयोग नहीं होता। और तीसरा, ये जो चुनाव का तरीका है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, ये तरीका सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति को एक व्यापक समर्थन मिले और वो सिर्फ बहुमत दल का ही प्रतिनिधि ना लगे, बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। इसमें राज्यों का भी एक तरह से बराबर का महत्व बना रहता है। ये वोटों का मूल्य निकालने का भी कोई तरीका होता है ना, पैरिटी बनाए रखने के लिए? हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा जटिल है, पर इसका मूल सिद्धांत ये है कि सभी राज्यों के एमएलएस के वोटों का कुल मूल्य सभी एमपीज के वोटों के कुल मूल्य के बराबर हो, और हर राज्य के एमएलए के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या और विधानसभा की सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। इससे राज्यों के बीच भी और राज्यों और केंद्र के बीच भी एक समानता, एक पैरिटी बनी रहती है। काफी सोचा समझा तरीका है ये। अच्छा, मान लीजिए चुनाव हो गया और नतीजों पर कोई विवाद खड़ा हो जाए, कोई संदेह हो, तो उसका निपटारा कौन करेगा? ऐसे सभी संदेहों और विवादों की जांच और फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट?
और उनका फैसला अंतिम होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग। उसे कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के चुनाव को अवैध घोषित कर दे, रद्द कर दे, तो उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति रहते हुए जो काम किए थे उनका क्या होगा? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव को वॉइड घोषित कर भी देता है तो उस घोषणा से पहले उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के तौर पर किए गए कार्य अवैध नहीं होते, वो मान्य रहते हैं और जारी रहते हैं। ये तो अच्छा है, वरना देश के कामों में कितनी अस्थिरता आ जाती। बिल्कुल, कंटिन्यूटी बनी रहती है। चलिए, चुनाव की बात हो गई, अब आते हैं योग्यताओं पर। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? देखिए, अनुच्छेद 58 में ये योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, बस नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उम्र? कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। There's no upper age limit, लेकिन मिनिमम 35 इयर्स हैं। 35 साल। और तीसरी योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। He should be qualified for election as a member of the House of the People. लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, पर सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। बिल्कुल। और चौथी शर्त है कि वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होता है? देखिए, संविधान इसे परिभाषित नहीं करता, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब है कोई ऐसा पद जिससे वेतन, भत्ते या अन्य लाभ मिलते हों और सरकार का उस पर नियुक्ति या हटाने में नियंत्रण हो। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता इस संदर्भ में। अच्छा, ये तो हो गई मुख्य योग्यताएं। और नामांकन के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं? हाँ, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के नाम को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक, प्रपोजर्स के रूप में और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदक, सेकेंडर्स के रूप में समर्थन मिलना चाहिए। ये मतदाता वही इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये क्यों? ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में खड़े हों, फ्रिवुलस कैंडिडेट्स को डिस्करेज किया जा सके। और उसके साथ ही उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी होती है। अगर उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 16 हिस्सा नहीं मिलता तो ये राशि जब्त हो जाती है। समझ गई। अब बात करते हैं शपथ की। राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं और किसके सामने? राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस उपलब्ध ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज उपलब्ध होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। और शपथ में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वो श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करेंगे, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लॉ। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये उनकी शपथ का केंद्रीय भाव है। वो संविधान के संरक्षक माने जाते हैं। पद की भी कुछ शर्तें होती होंगी। कंडीशंस ऑफ ऑफिस? हाँ, अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या किसी राज्य विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए। और अगर कोई सदस्य चुनाव जीत जाए तो जिस दिन वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से संसद या राज्य विधानमंडल में उनकी सीट खाली मान ली जाती है। अच्छा। और वो कोई अन्य लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण नहीं कर सकते। उन्हें बिना किराया दिए अपना आधिकारिक निवास, राष्ट्रपति भवन, इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। और वेतन, भत्ते? उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता, ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। बिल्कुल। अब आते हैं कार्यकाल पर। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 years from the date on which they enter upon their office. 5 साल। क्या वो दोबारा चुने जा सकते हैं? हाँ, भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होते हैं। वो कितनी भी बार चुने जा सकते हैं। संविधान में कोई सीमा तय नहीं की गई है, अनलाइक अमेरिका जहां राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुने जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। और 5 साल से पहले पद कैसे छोड़ सकते हैं? वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को, ठीक है।
और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? हाँ, उन्हें उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले संविधान के उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान बताता है कि इसका मतलब क्या है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि संविधान इस वाक्यांश को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परिभाषित नहीं करता है। इसकी व्याख्या संसद पर छोड़ी गई है एक तरह से। और कार्यकाल खत्म होने पे क्या होता है? क्या वो तुरंत पद छोड़ देते हैं? नहीं, राष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी सक्सेसर पद ग्रहण नहीं कर लेता, ताकि पद कभी खाली ना रहे। अच्छा, अभी महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है? ये कैसे काम करती है? सुनने में काफी गंभीर प्रक्रिया लगती है। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर और जटिल प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। कहाँ से शुरू होती है ये प्रक्रिया? महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। किसी भी सदन से? हाँ, ठीक है, फिर? जिस सदन में आरोप शुरू करने हो, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों 1/4 मेंबर्स को उन आरोपों पर हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव लाना होता है। 1/4 मेंबर्स। ओके। और इसके बाद? राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस। फिर क्या होता है? नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद वो सदन उस प्रस्ताव पर विचार करता है, और अगर वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कम से कम 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है। टोटल मेंबरशिप का 2/3? ये तो काफी बड़ा बहुमत है, सिर्फ उपस्थित और वोट देने वालों का नहीं। हाँ, यही इसकी गंभीरता दिखाता है। टोटल मेंबरशिप का 2/3 साधारण बहुमत नहीं। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में वो क्या करता है? दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, या तो वो खुद जांच करता है या किसी कमेटी या ट्रिब्यूनल से करवाता है। और राष्ट्रपति का क्या रोल होता है इस जांच में? राष्ट्रपति को इस जांच के दौरान उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का, अपना रिप्रेजेंटेशन करने का पूरा अधिकार होता है। वो खुद या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, जांच के बाद? अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी उन आरोपों को सही पाता है और वो भी अपनी कुल सदस्य संख्या के टोटल मेंबरशिप के कम से कम 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित कर देता है। फिर से 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप? हाँ, तो जिस तारीख को वो प्रस्ताव पारित होता है उसी तारीख से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये तो वाकई बहुत कठोर प्रक्रिया है। क्या भारत में कभी किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला है? आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। प्रक्रिया शुरू करने की बात भी शायद ही कभी हुई हो। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है ना कि चुनाव में वोट देने वाले और महाभियोग में वोट देने वाले अलग होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है। देखिए, संसद के जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट नहीं डालते। हाँ, हमने बात की थी। लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं। अच्छा, और राज्यों के एमएलएज? दूसरी तरफ राज्यों की विधानसभाओं के और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के जो इलेक्टेड सदस्य एमएलएज होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट डालते हैं। हाँ, लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। महाभियोग पूरी तरह से संसद की प्रक्रिया है। ये तो काफी विरोधाभासी लगता है, पर शायद इसके पीछे कोई तर्क होगा। तर्क ये दिया जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने का आधार संविधान का उल्लंघन है और संविधान की रक्षा का दायित्व मुख्य रूप से केंद्र यानी संसद का है। चलिए अब बात करते हैं पद खाली होने की। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? पद कई कारणों से खाली हो सकता है। पहला, जब उनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाए। ठीक है। दूसरा, जब वो अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन दे दें। तीसरा, जब उन्हें महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। चौथा, उनकी मृत्यु हो जाने पर। और कोई कारण? हाँ, अन्यथा भी हो सकता है, जैसे अगर वो पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएं, डिस्क्वालीफाइड हो जाएं, या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे। ओके, तो जब पद खाली होता है तो क्या होता है? देखिए, अगर पद खाली हो रहा है कार्यकाल समाप्त होने की वजह से, तो नियम ये है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि कोई गैप ना हो। बिल्कुल। लेकिन अगर पद रिक्ति, वैकेंसी, राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने के कारण होती है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के भीतर हो जाना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर? और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा
या पूरे 5 साल के लिए? नहीं, वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं। अच्छा, और इस बीच जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक राष्ट्रपति का काम कौन देखता है? उस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। और मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति का पद भी उस समय खाली हो या उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से उपलब्ध ना हो? ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और अगर सीजेआई भी उपलब्ध ना हो? तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज उस समय उपलब्ध होते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। ऐसा एक बार हुआ भी है 1969 में, जब जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। अच्छा, तो मतलब पद कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई कार्यवाहक होता है। जी हाँ, संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि हेड ऑफ स्टेट का पद एक पल के लिए भी वेकेंट ना रहे। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस। ये तो बहुत सारी लगती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल। हाँ, राष्ट्रपति के पास काफी व्यापक शक्तियां हैं। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, वो ज्यादातर मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनका प्रयोग करते हैं। हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटकर समझ सकते हैं। हाँ बताइए, सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। सारे सरकारी आदेश, नियुक्तियां वगैरह। हाँ, वो नियम बना सकते हैं कि उनके नाम पर जारी होने वाले आदेश कैसे प्रमाणित किए जाएंगे। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये कैसे होती है? क्या वो किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो या ऐसे गठबंधन का नेता हो जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत न हो, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति? बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जब चाहें हटा सकते हैं? थियोरेटिकली हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटाते हैं। वे भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं और उनका पारिश्रमिक तय करते हैं। अटॉर्नी जनरल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते राष्ट्रपति? वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के चेयरमैन और मेंबर्स, राज्यों के गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, इन सब की नियुक्ति करते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पद है सारे। हाँ, देश के प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं के लिए ये बहुत अहम नियुक्तियां हैं। वो केंद्र सरकार से प्रशासन के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी जानकारी से अवगत कराएं। अच्छा, और राज्यों के साथ संबंध में कोई शक्ति? हाँ, वो केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, नियुक्त कर सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं और उनके प्रशासन के संबंध में उनके पास विशेष शक्तियां होती हैं। वो SC, ST और OBC के लिए आयोगों की नियुक्ति भी करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स तो काफी हैं, अब लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियों के बारे में बताएं। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, से मिलकर बनती है। अभिन्न अंग है मतलब संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं? हिस्सा सीधे नहीं लेते, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो संसद के सत्र को आहूत करते हैं, समुन्द सेशन, और सत्रावसान करते हैं, प्रोरोग द सेशन। वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, डिसॉल्व द लोकसभा, आमतौर पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना, और वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, बुला सकते हैं। ये तब होता है जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए। जॉइंट सिटिंग, हाँ, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर करते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ बैठक बुलाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र को और हर साल के पहले सत्र को संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। हाँ, इसमें सरकार की नीतियों का ब्यौरा होता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति
संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, कोई भी बिल तभी कानून, एक्ट बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। यहीं पे वीटो पावर आती है ना? हाँ, इसी से जुड़ी है वीटो पावर, जिस पर हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस, इस पर भी विस्तार से बात करनी होगी। जरूर। वो कुछ खास तरह के बिल्स को संसद में पेश करने से पहले उनकी सिफारिश या मंजूरी जरूरी होती है, जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक। अच्छा, और राज्यसभा में मनोनयन? हाँ, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। और लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनयन होता था। हाँ, पहले वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, अगर उन्हें लगता था कि सदन में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, तो अब लोकसभा में कोई मनोनयन नहीं होता? जी नहीं। इसके अलावा चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स भी काफी विस्तृत हैं। अब फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। वित्तीय मामलों में भी राष्ट्रपति की भूमिका अहम है। सबसे पहली बात, कोई भी धन विधेयक, मनी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और उसके लिए राष्ट्रपति की पहले मंजूरी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, वो सुनिश्चित करते हैं कि भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में यूनियन बजट कहते हैं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। बजट पेश करवाना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। हाँ, कोई भी अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं की जा सकती। अच्छा, और अगर अचानक कोई खर्चा आ जाए जिसके लिए संसद की मंजूरी ना हो? ऐसे अप्रत्याशित व्यय, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वो भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अग्रिम धनराशि, एडवांसेस दे सकते हैं। बाद में संसद से उसकी मंजूरी लेनी होती है। कंटिजेंसी फंड, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है? हाँ, ये निधि उनके डिस्पोजल पर रहती है ताकि आपातकालीन जरूरतें पूरी की जा सकें। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। फाइनेंस कमीशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिए। बिल्कुल, इसकी सिफारिशें बहुत मायने रखती हैं। चलिए, अब न्यायिक शक्तियों, जुडिशियल पावर्स पर आते हैं। न्यायिक क्षेत्र गए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सीजेआई की नियुक्ति में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं अगर जरूरी समझें, और अन्य जजों की नियुक्ति में वो सीजेआई से सलाह जरूर लेते हैं। जजों की नियुक्ति ये कोलेजियम सिस्टम से होती है ना? और राष्ट्रपति की भूमिका उसमें फॉर्मल होती है। हाँ, व्यवहारिक रूप से नियुक्तियां कोलेजियम की सिफारिश पर होती हैं, लेकिन औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न पर जो सार्वजनिक महत्व का हो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143। सुप्रीम कोर्ट से सलाह, क्या ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती? नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, बाइंडिंग नहीं होती। वो उसे मान भी सकते हैं, नहीं भी। अच्छा, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर, ये काफी चर्चित रहती है। हाँ, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये शक्ति उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। किस तरह के मामलों में ये शक्ति इस्तेमाल होती है? ये उन सभी मामलों में लागू होती है जहां सजा किसी केंद्रीय कानून के उल्लंघन के लिए दी गई हो, या जहां सजा सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो, या जहां सजा मौत की सजा हो, डेथ सेंटेंस। मौत की सजा के मामलों में भी। हाँ, विशेषकर मौत की सजा के मामलों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस शक्ति में कई तरह के विकल्प शामिल हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? वो सजा को पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं, पार्डन, जिससे दोषी व्यक्ति सभी सजाओं और अयोग्यताओं से मुक्त हो जाता है। वो सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, जैसे मौत की सजा को कठोर कारावास में बदलना, कम्यूटेशन। वो सजा की अवधि को कम कर सकते हैं, प्रकृति बदले बिना, रेमिशन, जैसे 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में बदलना। और वो किसी विशेष परिस्थिति, जैसे दोषी की शारीरिक अपंगता या गर्भावस्था के कारण सजा को कम कर सकते हैं, रेस्पाइट।
या फिर वो सजा के अमल पर, खासकर मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, रिप्रीव, ताकि दोषी को क्षमा याचना या सजा बदलने के लिए समय मिल सके। ये शक्तियां तो बहुत व्यापक है। क्या ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रेशनरी पावर? नहीं, ये शक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से क्षमादान नहीं देते। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ मानवीय पहलू जरूर देखे जाते हैं और इसके न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की भी सीमित संभावना है। अच्छा, अब कुछ और शक्तियां बची हैं, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी। हाँ, संक्षेप में देख लेते हैं। राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमैटिक पावर्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि उन्हें संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय राजनयिकों जैसे राजदूत, उच्चायुक्त को भेजते हैं और विदेशी राजनयिकों का स्वागत करते हैं। मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों, डिफेंस फोर्सेस के सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर होते हैं। इस क्षमता में वो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। वो संसद की मंजूरी के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति संधि कर सकते हैं, सुप्रीम कमांडर। और अंत में इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। 3 तरह की आपात स्थिति। कौन सी? पहली, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन की स्थिति में लगाया जा सकता है। दूसरी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 365 के तहत भी अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। और तीसरी है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब लगाया जा सकता है जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। ये आपातकालीन शक्तियां तो बहुत ज्यादा असर डालती हैं देश पर। हाँ, इनके लागू होने पर देश का संघीय ढांचा एकात्मक में बदल सकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं। इनका प्रयोग भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। वाओ, ये तो शक्तियों का एक बहुत बड़ा दायरा है। अब जरा वीटो पावर पर वापस आते हैं, जिसका आपने पहले जिक्र किया था। जब संसद कोई बिल पास करती है तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं? हाँ, देखिए, जब कोई विधेयक, बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति की सहमति, असेंट के लिए आता है, तो संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को 3 विकल्प देता है। 3 विकल्प? कौन से? पहला, वो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, गिव असेंट, तब वो विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है। दूसरा, वो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, विदहोल्ड असेंट, तब विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। इसे ही एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, ये कब इस्तेमाल होता है? ये आमतौर पर 2 स्थितियों में होता है। एक, जब विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया हो, प्राइवेट मेंबर्स बिल, और दूसरा, जब कोई सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल पास हो गया हो लेकिन उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने से पहले ही कैबिनेट इस्तीफा दे दे और नई कैबिनेट उस विधेयक को कानून नहीं बनाना चाहे। अच्छा, और तीसरा विकल्प? तीसरा, वो विधेयक को, अगर वो धन विधेयक मनी बिल नहीं है, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। इसे सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो मतलब वो बिल को सस्पेंड कर देते हैं एक तरह से। हाँ, लेकिन अगर संसद उस विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। ही मस्ट गिव हिज असेंट। मतलब सस्पेंसिव वीटो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है एक बिल पे, और ये मनी बिल्स पर लागू नहीं होता। हाँ, मनी बिल्स को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। उन्हें या तो सहमति देनी होती है या सहमति रोक लेनी होती है। एब्सोल्यूट वीटो। ऐसा इसलिए क्योंकि मनी बिल उनकी पूर्व सिफारिश से ही पेश होता है। समझ गए। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो भी होता है। हाँ, पॉकेट वीटो, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, ये असल में राष्ट्रपति की निष्क्रियता है। मतलब जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वो उस पर न तो सहमति देते हैं, न सहमति रोकते हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। वो बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। अनिश्चित काल के लिए? क्या संविधान में कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति को कितने समय में फैसला लेना है? नहीं,
भारतीय संविधान राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है कि उन्हें कितने दिनों में विधेयक पर सहमति देनी है या लौटानी है, जबकि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर फैसला लेना होता है। तो मतलब भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा प्रभावी है। इस मायने में ज्यादा प्रभावी है कि वो अनिश्चित काल तक बिल को लंबित रख सकते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1986 का है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अच्छा, तो ये 3 तरह की वीटो पावर है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। क्या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर भी राष्ट्रपति का कोई वीटो होता है? हाँ बिल्कुल, राज्यों के कानून पर भी राष्ट्रपति का वीटो होता है। देखिए, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है तो वो राज्यपाल गवर्नर के पास सहमति के लिए जाता है, अनुच्छेद 200। हाँ। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं: सहमति देना, सहमति रोकना, विधेयक अगर मनी बिल नहीं है को पुनर्विचार के लिए लौटाना, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, किन परिस्थितियों में राज्यपाल ऐसा करते हैं? जब राज्यपाल को लगे कि विधेयक संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, या राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध है, या देश के व्यापक हित के खिलाफ है, या राष्ट्रीय महत्व का है, या हाईकोर्ट की शक्तियों को खतरे में डालता है। ठीक है, जब बिल राष्ट्रपति के पास आरक्षित होकर आता है तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुच्छेद 201। तब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो उस राज्य विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। सहमति रोक सकते हैं, इससे बिल खत्म हो जाएगा। हाँ। तीसरा, वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वो उस विधेयक को, अगर वो मनी बिल नहीं है, राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अच्छा, राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए। अगर राज्य विधानमंडल उसे फिर से पास करके भेज दे, तब क्या राष्ट्रपति बाध्य हैं सहमति देने के लिए, जैसे संसद के मामले में होता है? नहीं, यही महत्वपूर्ण अंतर है। अगर राज्य विधानमंडल विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के दोबारा पारित करके भेजता है, तब भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो फिर से सहमति रोक सकते हैं। अरे, मतलब राज्य के कानून पर राष्ट्रपति का वीटो ज्यादा मजबूत है संसद के कानून के मुकाबले? हाँ, कह सकते हैं। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के सस्पेंसिव वीटो को ओवरराइड नहीं कर सकता, और राष्ट्रपति चाहें तो राज्य के बिल पर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी कोई समय सीमा नहीं है। ये केंद्र को राज्य के विधान पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण देता है। ये तो बहुत ही अहम बात है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर आते हैं। अनुच्छेद 123, ये क्या है और कब इस्तेमाल होती है? देखिए, अनुच्छेद 130 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ये शक्ति तब इस्तेमाल की जाती है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, या केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना और पास करना जरूरी है, और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। जब संसद कानून नहीं बना सकती, तब राष्ट्रपति बना सकते हैं टेम्पररी तौर पर। बिल्कुल, ये एक तरह की अस्थायी विधायी शक्ति है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है, लेकिन ये टेम्पररी होते हैं। कितने समय के लिए? जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है तो उस अध्यादेश को सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह 6 वीक्स के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित, अप्रूव किया जाना चाहिए। 6 हफ्तों के अंदर? बिल्कुल। अगर नहीं किया तो, अगर 6 हफ्तों के भीतर संसद उसे अनुमोदित नहीं करती है तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, सीज टू ऑपरेट हो जाता है। संसद चाहे तो उसे डिसअप्रूव करने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है, तब भी वो पहले ही खत्म हो जाएगा। और राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं, विथड्रॉ। तो एक अध्यादेश की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप 6 महीने का हो सकता है, और सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्ते का समय अनुमोदन के लिए मिलता है। तो एक अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। ठीक है। क्या ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रेशनरी पावर? नहीं, ये शक्ति भी विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी से कोई अध्यादेश नहीं ला सकते। और क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, इस शक्ति के दुरुपयोग की संभावना रहती है, जैसे बार बार अध्यादेश जारी करके संसद को बाईपास करना,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अगर ये पाया जाता है कि अध्यादेश दुर्भावनापूर्ण तरीके से या संसद की बहस से बचने के लिए लाया गया है तो उसे रद्द किया जा सकता है। अच्छा, तो इस पर भी चेक एंड बैलेंस है? जी हाँ। हमने राष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता, कार्यकाल, महाभियोग और उनकी तमाम शक्तियों पर विस्तार से बात की। अब आते हैं उनकी संवैधानिक स्थिति पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। क्या है भारत के संविधान में राष्ट्रपति की असल जगह? क्या वो वाकई शक्तिशाली हैं या सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख? देखिए, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, भारत ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। इस प्रणाली में दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल और रियल। नाम मात्र और वास्तविक। हाँ, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट। वो भारत के पहले नागरिक हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक हैं। लेकिन वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, नाम मात्र के कार्यकारी। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, में निहित हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? संविधान का अनुच्छेद 74(1) बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब सलाह मानना बाध्यकारी है? बाइंडिंग है। हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्या इसमें कोई बदलाव हुआ बाद में? हाँ, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इसमें एक छोटा सा परंतुक प्रोवाइजो जुड़ा। वो ये कि राष्ट्रपति चाहें तो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद फिर से वही सलाह देती है या बदली हुई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। He shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. तो मतलब अंततः तो सलाह माननी पड़ेगी। जी हाँ, इसलिए राष्ट्रपति की स्थिति काफी हद तक ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी जैसी है। वो राज्य के प्रमुख हैं, गरिमा और सम्मान के प्रतीक हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास हैं। वे शासन नहीं करते बल्कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या उनके पास कोई भी विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रेशनरी पावर्स नहीं है? क्या हर काम सलाह पर ही करना होता है? संविधान सीधे तौर पर राष्ट्रपति को कोई स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति नहीं देता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है। इन्हें हम सिचुएशनल डिस्क्रेशन कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कौन सी परिस्थितियां? जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए जो सदन में विश्वास मत हासिल कर सके, ये फैसला राष्ट्रपति को अपने विवेक से लेना होगा। हाँ, ये तो एक मुश्किल स्थिति हो सकती है। और या फिर अगर कार्यकाल के दौरान अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तब भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ सकता है, जिसे बाद में बहुमत साबित करना होगा। ठीक है, और कोई स्थिति? एक और स्थिति हो सकती है जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करे अगर वो लोकसभा में विश्वास मत साबित नहीं कर पाती है। अगर सरकार बहुमत खो दे और इस्तीफा ना दे। हाँ, या फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व द लोकसभा, अगर मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो चुकी है और कोई वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना नहीं है। तो ये कुछ गिनी चुनी परिस्थितियां हैं जहां विवेक का प्रयोग हो सकता है। हाँ, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, ये असाधारण स्थितियां हैं। इनके अलावा ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। तो फिर सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक या प्रतीकात्मक पद है, अ मेयर रबर स्टैम्प? देखिए, ये कहना कि ये पद सिर्फ औपचारिक या प्रतीकात्मक है शायद सही नहीं होगा। हाँ, वो नॉमिनल हेड हैं और सलाह पर काम करते हैं, लेकिन वो भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। वो संविधान के संरक्षक हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक हैं। और उनके पास जो शक्तियां हैं, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, आपातकालीन शक्तियां, ये भी तो मायने रखती हैं। बिल्कुल, ये शक्तियां दिखाती हैं कि वो सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। सस्पेंसिव वीटो,
पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके वो सरकार के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हें तब विधायी भूमिका देती है जब संसद सत्र में ना हो। आपातकालीन शक्तियां तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, भले ही वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हों, लेकिन उनका पद संविधान में एक संतुलन बनाने का काम करता है ना? हाँ, एक तरह से वो संविधान और कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करते हैं। वो सरकार को सलाह दे सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं। उनका अनुभव और उनकी स्थिति उन्हें एक नैतिक अधिकार देती है। What's fascinating here is, एक तरफ संविधान राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करें। हाँ, अनुच्छेद 74। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 60 के तहत वो शपथ लेते हैं कि वो संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, ये उनकी शपथ का मूल है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां मंत्रिपरिषद की सलाह संविधान की मूल भावना के या कानून के शासन के विपरीत जा रही हो? ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील प्रश्न है। थ्योरेटिकली ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है, हालांकि व्यवहार में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंत्रिपरिषद भी संविधान के प्रति जवाबदेह है। लेकिन अगर हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? वो अपनी सलाह मानने की बाध्यता निभाएंगे या संविधान की रक्षा करने की शपथ? ये एक संवैधानिक डायलेमा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी चरम स्थिति में राष्ट्रपति अपनी शपथ को प्राथमिकता देते हुए सलाह मानने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और इसके राजनीतिक और संवैधानिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये उनके पद की जटिलता और गरिमा को दर्शाता है। ये सोचने वाली बात है। राष्ट्रपति का पद सिर्फ शक्तियों और प्रक्रियाओं का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र और संविधान के संतुलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भारत के राष्ट्रपति के पद की इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।